ठीक होंगे। ग्रेट जी। असलान एक मिनट वो आते ही मैं करता हूँ। ओके अमन, आई विल टेक इट देन। नादिली आया था ना, पेपर कैसे हुआ नादिली? हाउ वाज द पेपर? पेपर 1 आसान था, पेपर 2 आसान था। मेरे क्वेश्चन आए हैं वैसे बाय द वे। गुड गुड। मियां सैद, रिमेनिंग स्कॉलर्स में से आपको मैं एक दो बताऊंगा बाद में, जिसकी आउटलाइन में आपको शॉर्टली बता दूंगा, लेकिन सारे नहीं करने आपने। मैंने जो कराए हैं उसके बाद अगर मुझे मॉन्टेस क्लास भी करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल लिख लें अगर अपने पास। और नहीं मैंने नहीं बनाया था नाजली, मैंने नहीं बनाया था जी। ये कराम रिलेटिवली इजी थे। ट्रू 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 ट्रू। अच्छा, अगर बाकी लोगों ने नहीं देखा हो तो अगर जरा प्लीज आप में से कोई क्वेश्चन अगर सामने पड़ा है तो जरा शेयर कर दें, बच्चों को भी आई हो जाए। बिकॉज मैं चाह रहा हूँ मैं 5-7 मिनट शुरू में लगा दूँ क्वेश्चन पेपर के ऊपर। असलान में आपका सवाल लूंगा, मुझे जरा 1 मिनट वो आने दीजिएगा। जी जी, सिंबल मुझे मिल गई थी। आई गॉट इट, आई गॉट इट। मैं चाह रहा हूँ जरा मनसब, यस आई डिड, आई डिड जी। माहम लिख लें, लेकिन मैं मॉन्टेस को थोड़ा सा कराऊंगा खुद भी आपको आखिर में जाके, बिल्कुल लास्ट में जाके। बट मॉन्टेस, यस मॉन्टेस, नहीं मॉन्टेस इज इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने कहा जो मैंने करवाए उनके अलावा आपने मॉन्टेस करना है, JS मिल करना है, हैगल करना है। मैंने हैगल का थोड़ा आइडिया दे दिया था आपको, लेकिन हैगल करना है। मॉन्टेस, JS मिल, हैगल, बस ये 3। मैं इनकी आउटलाइन दूंगा आपको आखिर में जाके, और इनमें से हेगल थोड़ा सा आइडिया दिया था, मॉन्टेस का भी इसी जितना थोड़ा और आइडिया दूंगा। मेल को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन स्टिल अगर एंड पे टाइम हुआ तो थोड़ा सा कर लेंगे सॉर्ट ऑफ। कायनात काफी सारे रह गए हैं। मैं अमन, गैस मेरे पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो बस चल गया इसमें। बरका बच्चे बड़े हैं, आप जरा लिस्ट देखें जरा कोर्स में। अच्छा, वो रिमेनिंग वंस आप गूगल में जाएं, CSS के सिलेबस में आपको मिल जाएंगे सारे। ओके अच्छा, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ जी, अगर आप मुझे इजाजत दें प्लीज। इज इट फाइन कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले जो क्वेश्चन आए हैं PMS के अंदर, अब जो वर्ग पंजाब से नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में तो आए कंपेटिटिव में, तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम ब्रीफली 5-10 मिनट उस पर सर्व कर लें। शुड वी स्पेंड ऑन दैट? आई गेस इट विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यस फाइन। नादिली करामत यार, आप में से कोई शेयर कर दे क्वेश्चन यहाँ पे, आप मतलब जस्ट टाइप कर दें तो मेरे, बल्कि मेरे पास, बल्कि आप छोड़ दें, मेरे पास है पड़ा हुआ। मैं, आप लिखने थे लिख लें, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, गूगल नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं, बगाम हो जाएं। आपके अलावा भी बड़े स्टूडेंट हैं जो भिजवा देते हैं जी। आ गया मेरे सामने जी। पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 पे हम बाद में आएंगे। पेपर 1 में क्वेश्चन आया है, पहला सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ इसको, आप देखिएगा। एनालाइज अरिस्टोटल्स नोशंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मैं हूं ना करने के लिए। अरिस्टोटल्स नोशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था उसको, आगे लिखा था एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इसको मैं करता हूं अरिस्टोटल के हवाले से। फिर दूसरा है मार्क्स का थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू प्लस 2 ए बी पार्ट है,
और दूसरा है प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप। ये दो टर्म्स हैं मार्क्स की वजह से। अच्छा, रूसोस थ्योरी ऑफ जनरल विल। ये 3 सवाल आए जी। हमजा मैं यहां से कैसे खोलूंगा? अच्छा, बाकी खोल सकते हैं ऑब्वियसली, मैं नहीं खोल सकता। ठीक हो गया, ये 3 सवाल थे जी। ये 2 पॉइंट्स अरिस्टोटल के, सरप्लस वैल्यू, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स, उसकी रूसो जनरल विल। अच्छा, बताइएगा आपको, डू यू हैव एन आइडिया ऑफ रूसोस जनरल विल? एग्जैक्टली अच्छा, इसकी जनरल विल को सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, आप उससे रिलेट करेंगे? अच्छा, और इसमें सवाल ये था, रूसोस जनरल विल इट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी। अच्छा, जनरल विल का आइडिया है सब लोगों को, आपने लिख दिया यस है आप लोगों को आइडिया। अच्छा, जनरल विल को उसकी लिंक करना है आपको ने उसके साथ, उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्रीफली सा आपने लिंक करना है, आपने डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया था रियल विल्स, एक्चुअल विल्स, और कैसे रिलेट करके जनरल विल बनती है। और एक स्टेट के अंदर सावरन कौन होता है? हु इज अ सावरन अकॉर्डिंग टू रूसो इन हिज स्टेट? इट इज जनरल विल। वो सावरन होती है, नहीं एक का नहीं, वो कम्युनिटी होती है लॉक में। रूसो ने यही तो कहा था, किसी बंदे के हवाले नहीं करनी सॉवरेंटी, बंदे नहीं ठीक होते। वी डू नॉट सबमिट टू एनी मैन। बताया था मैंने ये बात। रूसो ने, ही इज नॉट मेकिंग पीपल सबऑर्डिनेट टू सम अदर पीपल। अच्छा, उसने कहा था आइडिया को करेंगे, एंड दैट्स अ जनरल विल। और जनरल विल पब्लिक नहीं है, पर्सन नहीं है, आइडिया है। और आइडिया क्या है? विच मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इट्स द विल विच विल्स द विल ऑफ ऑल। एग्जैक्टली, जनरल विल, आई एम टॉकिंग महक, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। क्वेश्चन को डिस्कस करें हम लोग, जनरल विल और उसको रिलेट करें। अच्छा, थैंक यू नादेली। तो पॉइंट इज कि जो जनरल विल है वो सावरन है एक स्टेट के अंदर, वो सावरन अथॉरिटी रखती है। पीपल वर्क और पीपल एग्री टू बिकम सबऑर्डिनेट टू द जनरल विल। यस, कायनात इसको पब्लिक कर दें, एब्सोल्युटली इसी पॉइंट को पब्लिक कर दें। अच्छा, अब अगर आपको याद हो जनरल विल को, तो जनरल विल, डज इट वर्क फॉर collective majority interests or it works for the interest of each individual? What does it do? करती क्या जनरल विल? यहां बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है। अच्छा, चले मैं आपको एक और तरह से करता हूं, फ्रीडम टू ऑल, ट्रू ट्रू। अच्छा, पॉइंट जरा प्लीज एक तरह फिर सुनिएगा। जनरल विल serves what purpose? It serves what purpose? Freedom of everybody or freedom of individuals? इंडिविजुअल्स है जी, एग्जैक्टली याद रखिएगा, रूसो का सारी थ्योरी ही इंडिविजुअल्स के ऊपर है। रूसो की सारी थ्योरी इंडिविजुअल है। मेरा ख्याल में मैंने उस वक्त भी बहुत फोकस किया था, मैंने कहा था उसका फोकस ही इंडिविजुअलिज्म के ऊपर है। हिज फोकस वाज ऑन फ्रीइंग इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को फ्री करना है, किससे फ्री करना है? इंडिविजुअल हैज टू बी फ्री फ्रॉम व्हाट? यस, स्टेट। याद रखिएगा प्लीज, गौर सुनिएगा, स्टेट से भी और दूसरे इंडिविजुअल से भी। देखिए कैसे, अब मैं मिसाल दूं कैसे हुआ था।
जरा पॉइंट गौर सुनिए, ये पॉइंट समझेंगे आपको डेमोक्रेसी लिंक आते समझ। ईच अदर से क्यों, वाई ईच अदर, क्योंकि जब शुरू में सरपेंट आया था उस वक्त स्टेट तो नहीं थी। एग्जैक्टली जब सरपेंट आया था स्टेट तो नहीं थी। एक बंदे ने कहा मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरे ने कहा मेरी प्रॉपर्टी है, लड़ाइयां शुरू हो गई। मैंने उसने वर्ड यूज किया लोग सिविलाइज हो गए। जब लोग सिविलाइज हो गए, व्हेन पीपल बिकेम सिविलाइज्ड, उन्हें सेंस आ गई, लड़ाइयां शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए इंडिविजुअल्स के। माई प्रॉपर्टी गॉट इन्फ्रिंज्ड बाय समबडी एल्स, किसी और ने आया, मेरी फ्रीडम थी, मेरी प्रॉपर्टी थी, कब्जा कर लिया उसके ऊपर। फ्रीडम सिर्फ एक्सप्रेशन की तो नहीं होती ना, फ्रीडम टू ओन भी तो एक चीज होती है। मेरी चीज थी, वो दूसरा बंदा है उसने कहा मेरी है, हमारे दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लड़ाई हो गई, मेरी फ्रीडम तो गई, मेरी फ्रीडम तो गई कहीं पे। अगर मेरी फ्रीडम गई कहीं पे तो इसका मतलब मेरी फ्रीडम इन्फ्रिंज कर दी दूसरे इंडिविजुअल ने। लेकिन ऐसा ना हो, रूसो ने कहा ऐसा ना हो कि मैं दूसरे से फ्रीडम लेते लेते किसी लेवाइथन का सबऑर्डिनेट बन जाऊं। एक लेवाइथन आज, ये लफ्ज यूज नहीं की उसने, ये मैं खुद से बना रहा हूं, क्योंकि आपने देखा ना हाब्स ने कहा था लेवाइथन रूल करेगा। जब लेवाइथन रूल करेगा लोगों की फ्रीडम तो उसकी मर्जी दे, उसकी मर्जी ना दे। तो ऐसा ना हो कि मैं इंडिविजुअली दूसरे बंदे से फ्रीडम लेते लेते किसी थर्ड पर्सन के सबऑर्डिनेट बन जाऊं। तो रूसो के नजदीक फ्रीडम चाहिए, वी नीड फ्रीडम नॉट ओनली फ्रॉम स्टेट बट ऑल्सो फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, शायद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सुनते जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूसो क्यों इंडिविजुअल्स को फ्री करना चाह रहा था? वाई ही वांटेड इंडिविजुअल फ्रीडम? रूसो की लाइफ पे आ जाएं, वाई रूसो वांटेड टू फ्री पीपल? एब्सोल्युटली हमजा, एब्सोल्युटली। हमजा ने यहां पे प्राइवेट में लिखा है जी, फ्यूडल्स लैंडलॉर्ड्स, because they were French farmers and he wanted to free the farmers from landlords as well as from the state, monarchy। ऐसा ही था, मोनार्की और लॉर्ड्स मिलके लूट रहे थे लोगों को। and people needed to be freed from other people and therefore they also need to be freed from the state। तो स्टेट का काम होगा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की फ्रीडम फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से भी फ्रीडम देनी है स्टेट ने, और इंडिविजुअल से भी फ्रीडम देनी है। अब इस पॉइंट को मेरे ख्याल में ये पॉइंट मैंने बताया, ये लफ्ज मेरे एग्जैक्टली थे, ही वांटेड टू प्रमोट फ्रीडम्स, free people from the culture of monarchs and feudals। exactly, he wanted to free people from state and other individuals। ऐसा ही कहा था मैंने, मुझे याद है मैंने ये वर्ड यूज किए थे, आई यूज दैट वर्ड, बट अगर नहीं भी किए तो अभी आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स। एग्जैक्टली सेम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय अदर पीपल एज वेल एज। अच्छा, वो यहां पे जुमला गौर सुनिएगा प्लीज। यस, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। किसकी चेन्स है? सोशल चेन्स है, पॉलिटिकल चेन्स है, दो चेन्स है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ये दोनों में। अच्छा, आखिरी कर लूं हमजा, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट, अब मेरा गौर सुनिएगा जुमला। अब ये लिंक करूं मॉडर्न उसके साथ, जो किधर है ये डिस्कस करें। हाँ, इसके मॉडर्न के साथ लिंक करें। अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम चाहिए स्टेट से और इंडिविजुअल से, तो मैंने कहा स्टेट बनाई इसलिए की थी कि स्टेट जनरल विल को फॉलो करेगी, और जनरल विल क्या है? लोगों को फ्रीडम इंश्योर करना। जनरल विल है लोगों की फ्रीडम शो करना, स्टेट जनरल विल को फॉलो करेगी, बिकॉज जनरल विल सॉवरन है स्टेट के अंदर, उसी की चलती है। मेरा सवाल यह है, स्टेट एक मुझे दूसरे इंसान से तो फ्रीडम दे सकती है, स्टेट अपने से फ्रीडम कैसे देगी? वालेकुम अस्सलाम तानिया। हाउ वुड स्टेट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम स्टेट इटसेल्फ? एनीबॉडी हु कैन टेल मी? Its limitations are what, that's true, but what limitations? How it can limit it? By शाहनजर, ये तो मार्क्स वाली बात और हो जाएगी। अच्छा, मैं एक मिसाल दूं मॉडर्न दौर में, आप बिल्कुल ठीक करें, स्टेट को अकाउंटेबल ठहराना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक लिखा सर आपने। स्टेट लॉ, एब्सोल्युटली मरियम, कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबने ठीक बात की, राइट्स की बात की,
स्टेट को अकाउंटेबल ठहराने की बात की, स्टेट को लिमिट्स ऑफ पावर की बात की, यू ऑल आर राइट, बट इसी पॉइंट को चेक्स एंड बैलेंस की बात की, एब्सोल्युटली। एक मैं मॉडर्न दौर में एक जुमला बोलूं, लेट मी गिव यू, अगर आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सारे, ऑल ऑफ यू आर राइट, दिस इज द डिबेट एक्चुअली। मॉडर्न दौर में आपको एक, हम बाद में टर्म पढ़नी थी बट शायद आप लोगों ने सुनी होगी, शायद आपने आपने सुना हुआ है, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पुलिस आपको गैर कानूनी तौर पर पकड़े तो आप कोर्ट में जा सकते हैं पुलिस के खिलाफ। डू यू नो यू हैव दिस राइट? ड्यू प्रोसेस, एग्जैक्टली शाफे, ड्यू प्रोसेस है। आपको पुलिस बगैर किसी जुर्म के कितने टाइम तक डिटेन कर सकती है? अगर आप में से कोई लॉ का बंदा हो तो बता दे। 24 आवर्स है, 24 आवर्स, 24 आवर्स तक बगैर जुर्म की आपकी आजादी को कैद कर सकते हैं। उससे बाद अगर वो करेंगे आप कोर्ट में जाएंगे। यू कांट डिटेन मी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। ड्यू प्रोसेस चाहिए, आपको चालान अदालत में पेश करना पड़ता है। अगर वो गवर्नमेंट, पुलिस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट is violating or taking away your freedoms, you can go to the another department of the state to take remedy. गवर्नमेंट का एक इदारा अगर आपको, if one department of the government takes away your freedom, you can go to the other forum. Exactly shows up same about missing persons. कोर्ट में नहीं गए क्या मिसिंग पर्सन वाले लोग? आर दे नॉट गोइंग टू द कोर्ट्स? दे डू गो टू द कोर्ट्स। नैब तो फिर नैब है ना, नैब तो बादशाह है लोग, नैब है। फिर टेररिज्म में मेरे ख्याल में, अगर मसलान मुझे कंफर्म कीजिएगा, टेररिज्म में भी 90 डेज का है। एम आई राइट? पीपीओ में पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की क्या है सर? नो नो दानियाल, ये पीएमएस को डिस्कस करें। एग्जैक्टली इकरा, दैट्स द पॉइंट। अगर आपको नहीं पाकिस्तान पिनल कोड और पीपीसी है, मैं पीपीओ की बात करूं, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, एंटी टेररिज्म का ऑर्डिनेंस है वो बेसिकली। सो माय पॉइंट इज कि जो स्टेट के अगर एक इदारा आपकी राइट्स को लिमिट कर रहा हो, आप दूसरे इदारे के, तो स्टेट के खिलाफ आप स्टेट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। What is this? Is it not that you are trying to get freedom from state control? मैंने आपको इंफॉर्मेशन कमीशन की बात बताई होगी मेरे ख्याल में, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात मेरे ख्याल में आपकी क्लास में किसी में हुई थी बात, करंट की किसी क्लास में नहीं हुई थी? राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 एग्जैक्टली इकरा, यस आर्टिकल 19 है। किसी क्लास में हुई थी, किसी किसी दूसरी क्लास में शायद ना हुई हो। अच्छा, लेकिन पॉइंट मेरा ये है, राइट इन्फॉर्मेशन क्या है? गवर्नमेंट का एक इदारा आपको नहीं दे रहा राइट, आप दूसरे का डिस्कस जाके चैलेंज कर सकते हो उसे गवर्नमेंट के इदारे में। ईच इंडिविजुअल इज फ्री। अच्छा, अब ये सारा आर्गुमेंट थियोरेटिकल आर्गुमेंट था, अब मैं आ रहा हूं उसके बाद। आपने जनरल बिल को डिफाइन करना है, आपने जनरल बिल को डिफाइन करना है, देन यू विल गो टू डिस्कस द मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी पे आपने जाना है। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो पेपर 2 में आके आ जाएगा, पेपर 1 के सेक्शन 2 में आएगा। 3-4 लेक्चर के बाद हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे होंगे। तो मेरा ख्याल में करंट अफेयर्स में, लेकिन मैंने डेमोक्रेसी को डिफाइन जरूर किया था, एक हिंट दिया था जो मैंने कहा था कि हम पॉलिटिकल साइंस में जाके पढ़ेंगे। और अगर आपको वो याद हो, करंट अफेयर्स में जो जिन लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने डेमोक्रेसी को डिफाइन ही किया था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक नाम मैंने लिया था लिबरल डेमोक्रेसी। आई यूज द टर्म लिबरल डेमोक्रेसी फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। बस जिनकी क्लास में नहीं हुआ उनको मैं कुछ नहीं कह सकता कायनात, बट जिनकी क्लास में हुआ था उनकी क्लास में हुआ था, मुझे याद है मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, नाउ पॉइंट इज, अब पढ़ेंगे इसको जाके दोबारा। इंडिविजुअल पे बेस करती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप इंडिविजुअली कितना फ्री हैं, मुझे भी याद है मैंने कहा था आप अपना नाम रख सकते हैं नहीं रख सकते। आई काइंड ऑफ इस चीज पे हम डिबेट करते हैं। सो द पॉइंट इज कि ये जो रूसो की थ्योरी है, इज इट नॉट द सेम वन? इज इट नॉट प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल, इकोनॉमिक, political? This is
ये सारी डिबेट है जी, लेकिन क्योंकि हम डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे और फिर इस तरह से रिलेट करेंगे, मेरे ख्याल में ये आपका आधा करंट अफेयर्स है और ये आधा आपका पॉलिटिकल साइंस है, ये इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो मेरा नहीं ख्याल सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी को रिलेट कर देना आपने जनरल विल को। जी दनियाल, अभी हमने शुरू नहीं किया था, सॉरी मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था, बट हमने भी शुरू नहीं किया मुस्लिम पेपर्स। सो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आसान है। जी एग्जैक्टली तो माय पॉइंट इज जी कि ये जनरल विल को आपने उसका लिंक करना है सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स। सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स, इंडिविजुअल सोशल फ्रीडम्स क्या होती हैं, मुझे याद है मैंने आपको क्लास में डिस्कशन की थी। पॉलिटिकल फ्रीडम्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक क्या होती हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी जब लिंक करेंगे तो आप उन तमाम एस्पेक्ट में देखेंगे हाउ रूसोज थ्योरी हैज बीन द पिलर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी, या उसके साथ हम कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। जी अवैस हम लिंक करेंगे रूसो की जनरल विल को। क्वेश्चन आया था पीएमएस में, जनरल विल को मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ लिंक करना था, दैट वाज द पॉइंट। एमए तो नहीं मैंने कहा था मेरा फेवरेट है, आई टोल्ड यू, मुझे अभी याद है, बिकॉज इट प्रमोट्स फ्रीडम्स, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑल दैट। सो दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। पेपर इसलिए पेपर में आया था रूसो, तो जब भी पेपर रूसो का सवाल पेपर में आता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, मेरा थिंकर आया सवाल। सो यू विल डिफाइन जनरल विल, आप जनरल विल को डिफाइन करेंगे, फोकस जनरल विल में करेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ये भी सुन लें। कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, क्वेश्चन में जनरल विल को लिंक करना था मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ, अब वो क्या करेंगे जनरल विल से डेमोक्रेसी को निकालेंगे। गलत आंसर है, आप जनरल विल से डेमोक्रेसी ना निकालें, स्पिरिट दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक चीज कॉमन है, बोथ वांट टू प्रमोट इंडिविजुअलिज्म, बोथ वांट टू प्रमोट इंडिविजुअलिज्म। बल्कि बस मुझे ये पसंद है, मुझे इंडिविजुअलिज्म पसंद है। आई डोंट वांट that any person, any institution should control individuals. I want to believe in, and I love to believe in absolute freedoms to the people, absolute freedoms. So मैं खैर अच्छे बुरे की बात बाद में हो जाएगी, but point is रूसो का इंडिविजुअलिज्म है, ये थ्योरी हमने बिल्कुल शुरू से हम लाइन में लेकर चले, he wanted to make every individual free from feudals as well as monarch, ये कॉन्टेक्स्ट में मैंने डिस्कस किया था। तो आपने जनरल विल को लिंक करना है इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ, और फिर मॉडर्न डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी भी है इंडिविजुअल फ्रीडम्स में। दिस इज हाउ दे मूव ऑन। अगला सवाल एक और पॉइंट जिससे आप रिलेट करेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक जुमला हम बोलते हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ा, बाद में जाके पढ़ेंगे। हम कहते हैं डेमोक्रेसी, एक तो डेफिनेशन हुआ है ना जो आपने रट्टे लगाए हुए हैं, इट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, या रूल ऑफ द मेजॉरिटी, वो हम रट्टे लगाते रहते हैं, जिसकी मेजॉरिटी उसकी अथॉरिटी, ऐसे जुमले हम बोलते रहते हैं, विच इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये ओल्ड तो होगी मुझे नहीं पता, बट मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी इज, उसके बारे में कहा जाता है इट कैन बी एनीथिंग but not the majority of the dictatorship. Sorry, not the dictatorship of the majority. Sorry. Modern democracy can be anything except for dictatorship of the majority. इस जुमले का क्या मतलब होगा? Democracy can be anything but dictatorship of the majority. Mean? It is based on individuals' consensus. Even minority has the rights. Minority must also be consulted on decision making. Everyone should have a say, Safina. That's the perfect words. Absolutely. Both should have a role in rights सिर्फ नहीं, decision making में उनका रोल होना चाहिए. They should have a role in that. An interest that serves only majority is not a democracy. Democracy is the one which serves everybody's interest. देखें अब अगला सवाल सुनिएगा जरा, मैं इसको जरा, क्योंकि मैं बड़ी डिबेट में बात कर रहा हूं कि ये सवाल आया हुआ है, आपको आना चाहिए। अगला एक जुमला, आप लोग, मेरा आपसे सवाल है, इंडिया में मेजॉरिटी गवर्नमेंट, मोदी साहब को मेजॉरिटी ने इलेक्ट किया था, तो क्या वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है
जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसका राइट नहीं था कि कश्मीर के बारे में जो मर्जी, या चले कश्मीर को तो साइड पे रख दें, अपने मुसलमानों को तो मर्जी सिटीजनशिप दे? कैन दे मेक अ लॉ टू डिसाइड अबाउट द माइनॉरिटी बिकॉज मेजॉरिटी हैज गिवन देम द राइट? फिर उसे गलत क्यों कहते हैं? व्हाई वी कांट इट अ बैड थिंग? एग्जैक्टली अरसान, ये मेजॉरिटेरियनिज्म कहलाता है। इसलिए बिकॉज अगर आप माइनॉरिटी को भी आइसोलेट करेंगे then that is not the spirit. इसीलिए तो दुनिया भर में उसे क्रिटिसाइज किया गया। India has been criticized worldwide despite the fact that it was a majority's decision. Majority बेशक उनके साथ हो, minority के rights नहीं, minority must have a say in the decision making. It must have a say in the decision making. हमें पाकिस्तानियों को ना समझ इसलिए नहीं आती, उसकी वजह ये है कि हमारी तो गवर्नमेंट कहती है जी हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, जो मर्जी करें। हमारी का गवर्नमेंट अपोजिशन से कंसल्ट करती है हर मामले में, करती है हमारी गवर्नमेंट। वो हम तो कहते हैं भाई मेजॉरिटी है जो मर्जी करे, कॉमन सेंस हमने ये बनाया हुआ है। दिस इज नॉट द केस। अच्छा, मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंशुअल डिसीजंस। मॉडर्न डेमोक्रेसी इट टेक्स एवरीबॉडीज इन काउंट, takes everybody's position in account, लेकिन as long as the decisions serve everybody's interest. That's true, Islam. Government, it must make decisions for everybody's interest. रूसो की जो प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस, पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस इसको हम कहते हैं। जरदारी साहब मुझे इसलिए पसंद थे, उनकी थ्योरी थी मफाहमत, एंड दैट्स द स्पिरिट ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी। अच्छा, मेरा सवाल, रूसो की जनरल वेल, मैंने आपको एक जुमला लिखाया था, मुझे जब भी याद है, और आप लोग उस पर कंफ्यूज भी हुए थे, और मैंने कहा था इट कैन बी द विल ऑफ द मेजॉरिटी और इट कैन बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी। डू यू रिमेंबर दैट? क्यों? बिकॉज एज लॉन्ग एज इट सर्व्स एवरीबॉडीज इंटरेस्ट, इट्स अ गुड स्टेट। दिस इज हाउ, ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप रिलेट करेंगे एंड यू विल कंस्ट्रक्ट एन आंसर। नादेली, आप परेशान तो नहीं हो रहे कि आपने ये नहीं लिखा होगा? अच्छा, मेरा लास्ट पॉइंट ये था कि जो जनरल विल है, ग्रेट हो गया नादेली, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अच्छा नहीं, आई एम नॉट बीइंग सैवेज प्लीज, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। ट्रस्ट मी, आई नेवर एवर बीन सरकास्टिक टू एनीबॉडी, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। सो अच्छा, मेरा लास्ट पॉइंट ये था, जनरल विल जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी। The general will in realistic way is actually a will that serves everybody's interest. Same is with modern democracy. ये भी जो है collective interest के लिए काम करती है. It does not work for the interest of only majority or only minority. अच्छा, is it clear जी? ये सेंस बन गया? आगे चलें? Okay. अच्छा, मैं कार्ल मार्क्स पे आ रहा हूँ बिकॉज मार्क्स, रूसो से मार्क्स मिलता जुलता नजर आता है, इसलिए बात करते हैं। थैंक यू नादेली। दूसरा सवाल आ गया, अरिस्टोटल पे चले जाते हैं। अरिस्टोटल्स नोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या? अच्छा, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर कि मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी कि अरिस्टोटल के नजदीक जो उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट बताई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट बताई थी, वैसे जिन लोगों ने रीडिंग की होगी उसमें तो लिखा होगा, बट जो मैंने लेक्चर में पता, दैट स्टेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। डिड आई गिव दिस स्टेटमेंट? आई थिंक आई डिडंट, बट आई डोंट नो। मैंने कहा था, मुझे लगता है मैंने नहीं कहा था, बट एनीहो, लेकिन रीडिंग में लिखा हुआ है, रीडिंग में लिखा हुआ है, ये कंफर्म बात है जी। ये अगर कहा था फिर दैट्स, बट एनीहो, हार्मोन में भी है, हर बुक में लिखा हुआ है, ये उसमें भी है, बंदारी की बुक में भी है, सारी बताओ। जो स्टेट्स हैं, जो टाइप ऑफ स्टेट्स हमने पढ़ी थी, दे आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। 3 लफ्ज यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट, स्टेट, ये तीनों वर्ड यूज करते हैं। उसकी जो मोनार्की है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ स्टेट, इट्स अ गवर्नमेंट। अच्छा, अब अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज यूज नहीं किया, अब मुझे याद आ गया मैंने कब किया था, बताता हूं मैं आपको। मैंने रूसो का जब कॉन्टेक्स्ट बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि ही स्टडीड एंड ऑब्जर्व्ड
हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस? कॉन्स्टिट्यूशन मनसब, इंस्टीट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। 158, 158। नहीं नहीं, मैंने इंस्टीट्यूशन नहीं कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अगर वो शायद सुनने में हो गया होगा, बट एग्जैक्टली आई सेड 158 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी के थे, उस वक्त बताया था कॉन्स्टिट्यूशन मींस पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये लफ्ज यूज किया था, कॉन्स्टिट्यूशन मींस पॉलिटिकल सिस्टम यूज किया था वर्ड। अब मुझे याद आ गया। एनीवे, लेट्स कम जी। अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से मतलब है बेसिकली इट्स अबाउट द आइडिया ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, यहां पे एक सिर्फ एडिशनल पॉइंट करना था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे जब हमने बात की, उसकी आइडिया जो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, उसकी जब टाइप ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, मोनार्की है, 6 टाइप्स थी, मोनार्की है, टिरनी है, अरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, देन पॉलिटी है और डेमोक्रेसी है। ये 6 हमने पढ़ी थी। अच्छा, इनमें से बेस्ट कौन सी है? व्हाट इज द बेस्ट वन? दी बेस्ट वन मोनार्की है। अच्छा, और वर्स्ट वन कौन सी है? दी वर्स्ट टिरनी। टिरनी इज द वर्स्ट वन, डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी इज द लीस्ट वर्स्ट, सबसे कम बुरी, सबसे बुरी जो है, द वर्स्ट ऑफ ऑल इज टिरनी। अच्छा, अगला सवाल आपसे। मैं अभी वही बता रहा हूं सुमल कि आपने क्या क्या करना है। अगला सवाल मेरा आपसे, आप ये बताएं कि उनमें से इफ मोनार्की इज द बेस्ट वन, मुझे अभी अगेन याद नहीं आ रहा, मैंने आपकी क्लास में डिस्कस किया था या नहीं किया था, बिकॉज आपकी क्लास के शुरू के 2 लेक्चर बड़े मैसअप हुए थे। बट टेल मी, इफ आई टोल्ड यू इफ इट इज द बेस्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट फीजिबल वन? डिड वी डिस नो 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 मोस्ट फीजिबल वन मैंने क्लास में डिस्कस किया था? मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। ओके ओके, उसने कहा था जी पॉलिटी, पॉलिटी इज द मोस्ट फीजिबल वन। आइडियल तो है मोनार्की, वो तो आइडियल है, बट आइडियल है, मोस्ट फीजिबल नहीं है। द मोस्ट फीजिबल वन इज, इट्स द बेस्ट ऑफ द गुड, गुड, लेकिन मोस्ट फीजिबल नहीं है, ये कह रहा हूं। फीजिबल का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ इट इज पॉलिटी। अच्छा, लेकिन यहां पे एक जुमला जो जुड हार्मन ने भी लिखा होगा, किताबों में लिखा होगा, डिफरेंट किताबों में, और वो जुमला ये लिखा होगा कि ये जो गुड स्टेट्स हैं सारी, दे मस्ट बी गवर्न्ड बाय द लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूसो प्रोवाइड्स द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। और लॉ क्या है? लॉ क्या है? व्हाट इज द लॉ? व्हाट इज द लॉ? लॉ, ये जुमला सुनिएगा प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली ये है क्या? अब मैं एक जुमला सुनिएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस लॉ शैल प्रिवेंट द गुड स्टेट्स फ्रॉम कन्वर्टिंग इन बैड स्टेट्स। परवर्ट का लफ्ज मैंने बताया था, जब मोनार्की है उसकी नेगेटिव फॉर्म है टिरनी, ऐसा ही है। अरिस्टोक्रेसी की नेगेटिव फॉर्म क्या है? उसको परवर्टेड फॉर्म कहते हैं, ओलिगार्की। और पॉलिटी की परवर्टेड फॉर्म है डेमोक्रेसी। तो इसको परवर्जन से रोकने के लिए ही प्रमोट्स द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट यू विल राइट। उसकी क्लासिफिकेशन बताएंगे, स्टेट्स बताएंगे, और साथ में उसके अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यस एग्जैक्टली रिदा, दैट्स द पॉइंट जी, एग्जैक्टली फातिमा, दे आर द सेम वंस। फॉर हमारे लिए नहीं, अरिस्टोटल के लिए। आजकल के जमाने में हम डिफरेंट कहते हैं, उसने कहा था एक ही है। यस यस यस, मेरी किताब में लिखी है, लाजमी लिखी है जी। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल,
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये वाला पार्ट, ये हमने क्लास में नहीं किया था जी, ये अपने पास नोट कर, जिन लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं जी। ट्रू, ट्रू सिंबल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिन लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आसान है। आप अरिस्टोटल का बड़ा आसान तरीन कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, बहुत ही आसान है। ही सेज, उसके अब एक तो हमने प्लेटो का जस्टिस पढ़ा था, अरिस्टोटल का जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आसान है। अरिस्टोटल कहता है दैट, जिन लोगों ने अरिस्टोटल का रेवोल्यूशन की थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसने कहा जस्टिस इज गिविंग every person the rewards according to their contribution for the state. I repeat, the rewards should be given to those who contribute to the contribute to the state. This principle is called distributive justice. मैंने मुल्क के लिए कोई काम किया, मैंने खिदमत की है मुल्क की, और उसके बदले में स्टेट मुझे निशाने इम्तियाज देती है, कोई सितारा इम्तियाज देती है, तो ये जस्टिस करेगा। एग्जैक्टली सफीना, दिस इज सिंपली गिविंग everyone one's due, that's true। लेकिन वो ड्यू कैसे होगा अरसलान? दैट ड्यू विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट। तो जितने आपको ये पाकिस्तान मॉडर्न दौर में निशाने हैदर वगैरह मिलते हैं, निशाने हैदर तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मरने के बाद मिलता है, बट आप बाकी जो निशाने हिलाल इम्तियाज़, पता नहीं मुझे नाम ही नहीं आते, इम्तियाज़ ही हैं सारे, और सितारे जितने भी मिलते हैं, ये सारे के जो आइडियाज़ है स्टेट की कंट्रीब्यूशन के लिए, ये इस बुनियाद पे हम इसको कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। दिस इज व्हाट ही सेड जी, ये कॉन्सेप्ट है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। तमगा इम्तियाज़, तारा इम्तियाज़ भी होता है, निशाने इम्तियाज भी होता है शायद, मुझे नहीं पता, पर मैं अभी एक पढ़ा था, एक फहमीदा रियाज की बेटी ने रिफ्यूज किया था कोई लेने से, हिलाल इम्तियाज अच्छा होता है, जो भी होता है। बट दिस इज सिंपल जी। लेट्स गो टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स लास्ट टॉपिक हमने किया था, बड़ा आसान सा है कार्ल मार्क्स का सवाल, बहुत ही आसान आया था, सरप्लस वैल्यू। मैं नहीं बताऊंगा, हमने बहुत डिटेल से कल उस दिन बात की थी सरप्लस वैल्यू की। अच्छा, सरप्लस वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्ट सरप्लस वैल्यू लिखेंगे, या सरप्लस वैल्यू को लिखने से पहले आप इकोनॉमिक फाउंडेशन लिखेंगे? अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? थैंक यू नादिर अली, ये सवाल नादिर अली ने लिख दिया जी सामने। सरप्लस वैल्यू डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आप। अच्छा कैसे लिखेंगे फाउंडेशन? अब इसको जरा मतलब हम कैसे रिलेट करेंगे फाउंडेशन के साथ? कहानी बनानी होती है ना, लिंक करना होता है। देखिए, आप सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे, आप सरप्लस वैल्यू को डिफाइन करेंगे। यू विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग सरप्लस वैल्यू। कैसे ओनर एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट में इजाफा करता है। फिर लिखेंगे एग्जैक्टली, शानदार सिंपल लफ्ज़ में, लेकिन अगला सवाल क्यों करता है? हाउ ही इज एबल टू डू इट? वो वैल्यू ले कैसे लेता है? How he is able to do it, what methods he uses, and why he does it। अब ये 2-3 सवाल सुनिए। अब वो कैसे कर लेता है? अगर आप मतलब आप एग्जामिनर को तो नहीं बता ना, उसने कहा सरप्लस वैल्यू लेबर की मजबूरी है। लेबर की मजबूरी क्या है? कि उसकी वैल्यू एक्सपायर हो जाती है लेबर की, तो उसे एक्सप्लॉइट करता है। अगला सवाल, स्टेट क्यों रोल प्ले नहीं करती? वाई स्टेट डज नॉट सपोर्ट हिम? मजहब का खौफ नहीं है उसे, क्यों नहीं कोई उसे रोकता? रन बाय कैपिटलिस्ट, कैसे पता रन बाय कैपिटलिस्ट? आपको फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये जुमला जो आप बता रहे हैं, ये आपने लिख देना है। ये देसी अल्फाज में नहीं लिख रहे, जो मैं बता रहा हूं ये आप लिख रहे हैं। यू विल हैव टू एक्सप्लेन, फाउंडेशन है, उसमें वो कंट्रोल करता है, और उसी कंट्रोल की वजह से उसने सुपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और वो सुपर स्ट्रक्चर जब वो सरप्लस वैल्यू कर रहा होता है, एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, दैट स्ट्रक्चर सपोर्ट्स हिम, वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता है। बात समझ आ रही है आपको? डायग्राम ऑफ द फाउंडेशन प्लस सुपर स्ट्रक्चर दोनों। सिंपल। अच्छा, अगला सवाल, क्यों करता है? व्हाई ही डज इट? वो तो उनकी मदद से ना, कैसे करता है? ये तो मदद है, स्टेट, मजहब, सारा कुछ। क्यों करता है? हेजमनी क्यों चाहता है? हेजमनी चाह रहा है,
क्यों चाह रहा है? नॉट टू रिमेन इन पावर बट ऑल्सो टू सर्वाइव। सर्वाइव के लिए भी, पावर के लिए भी, दोनों के लिए। हेजेमनी चाहता है ताकि पावर कंटिन्यू रहे और सर्वाइवल रहे, दोनों। और डार्विन की थ्योरी कर, ये सारी डिबेट करनी है अपने आप में, सिंपल। प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप का लफ्ज मैंने यूज किया था, मुझे अभी भी याद है लेक्चर में। व्हाट इज प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप, किसे कहते हैं, आप बताएं। मैंने फैज का शेयर पढ़ा था यहां पे। यस यस, वर्कर क्लास रूल, वो कब आएगा कायनात? वर्कर क्लास का रूल कब आएगा? प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन याद है, मैंने बताया था, PR। यस रेवोल्यूशन। जब मैंने कहा था, फैज ने कहा था, जब तख्त उछाले जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे, पता नहीं कुछ इस तरह का वो उसने कहा था, जो भी कहा था थोड़ा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, फिफ्थ स्टेज नहीं कहते उसको रिदा, उसको कहते हैं एंड ऑफ द फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज है ही नहीं, फिफ्थ स्टेज सॉरी कह सकते हैं उसे। यस, पाकिस्तान रेलवे वाला यूज किया था मैंने। फोर्थ एंटीथीसिस के बाद क्लैश होगा और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल शुरू हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। और उस हॉरिजॉन्टल में कौन कौन का प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप होगी। और वो प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप में आप वो सारा डायलेक्टिक बनाएंगे, सारा डायलेक्टिक बनाएंगे, और फिर आखिर में लिखेंगे कि जो लास्ट है उसके अंदर प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप हो जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेट शैल विदर अवे। एग्जैक्टली डॉक्टर भगवान, दिस इज नेपाल के फ्लैग में ऐसी है, मुझे नहीं पता वैसे अच्छा, एग्जैक्टली, ओनली वन क्लास। वन क्लास मतलब क्लास नहीं, वन क्लास नहीं बल्कि क्लासलेस सोसाइटी। कोई क्लास नहीं, ना एक, ना दो, ना तीन, नो क्लासेस, नो सुपर स्ट्रक्चर सारी। लेकिन पॉइंट इज प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप होगी तो सुपर स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली जिब्रान, सुपर स्ट्रक्चर विल बी डिसमिस्ड। ये सारी डिबेट करनी है आपने। दैट्स टू उमर। आई गेस ये काफी हमने डिस्कस कर लिया इसके ऊपर, डिस्कस ऑन दैट। डायलेक्टिक मरियम ने सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है जी। इफ क्लासलेस देन व्हाई प्रोलेटेरिएट? प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप इज नॉट इन द गवर्नमेंट। Proletariats will make sure that there is a classless society. They are the guardians of the classless society. They are the vanguards of the देखिए कोई भी हो सकता है क्लासलेस सोसाइटी, तो कोई गुड क्वेश्चन जी, इसको आप इससे ले सकते हैं जी। एग्जैक्टली, दिस क्लासलेस सोसाइटी इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द प्रोलेटेरिएट्स एंड हु विल मेक श्योर दैट दिस कंटिन्यूज। ट्रू। अरसलान हम कह सकते हैं, बट दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। हमें देखिए उसको क्वालिटेटिवली जज ही नहीं करना, क्या है यूटोपियन है वो जज ही नहीं करना, हमने बताना वो क्या है। पॉलिटिकल साइंस में यही तो फायदा होता है, कोई अपना ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, बस जो उसने कहा वो कर दें। अब रूसो की थ्योरी मॉडर्न दौर से बेसिस है, तो बस आपने कर देनी है, आपने नहीं कहना कि वो गलत कह रहा है ठीक कह रहा है। यही आपने दिमाग खर्च करना सकना, जो उसने कहा है वो लिख देना। Yes, if it is asked. आपके दिमाग बड़े प्रेशियस हैं, डोंट यूज इट इन पॉलिटिकल साइंस, आप वाक्यों में यूज करिएगा। ओके जी, आई गेस एग्जैक्टली मेरा लफ्ज फिलोसोफर नहीं बनना अच्छा ओके जी, मेरे ख्याल में टॉपिक पे चले आप। अच्छा हमजा जरा क्वेश्चन पब्लिक कर दें प्लीज, वो जरा चैट ऊपर कीजिएगा। आतिफ, आई विल एक्सप्लेन यू सम ऑफ दोस थिंकर्स, वो आखिर में आप करिएगा। चैट पढ़ी करिए, चैट जरा पढ़ी करिए। हमजा हमजा का सवाल पब्लिक कर दें प्लीज, ताकि सबको समझ आ जाए। मैं बोलूंगा तो समझ नहीं आएगी सबको, जरा पब्लिक कर दें जी। हमजा का सवाल पब्लिक आ गया जी, देखिएगा।
सर आई एम कंफ्यूज, हाउ विल एवरी, अगर आप देख लें जी, हाउ विल ऑफ एवरी पीपल रिप्रेजेंट, हमजा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मैंने कहा था विल ऑफ नहीं। देखें एक लफ्ज बेसिक अंग्रेजी है, एक होता है विल ऑफ, एक होता है विल फॉर। जनरल विल इज फॉर द पीपल, इट इज नॉट ऑफ द पीपल। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जनरल विल इज द विल फॉर द पीपल, नॉट ऑफ द पीपल। अगर हमजा अगर ये समझ जाएंगे तो आपका पहला पॉइंट ठीक है, लोगों के लिए है, लोगों से नहीं। शाहनजर हम 18 मिनट करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट तरीके से करेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको जाके। हमजा आई होप यू गॉट दिस आंसर। आपकी बुक में कार्ल मार्क्स में मुझे स्ट्रगल नहीं समझ आया। चलिए लेक्चर में तो समझ आ गया ना, जरा लेक्चर अगर समझ आ गया, आइडिया आ गया, आप उसको कहीं से भी कर सकते हैं। हेगल डायलेक्टिक थ्योरी वाज स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड। कनीज इसको हम जब आखिर में जाकर करेंगे हेगल में, हेगल से कंपैरिजन में करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली एक लेक्चर रखूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर में इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करूंगा। बट इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मार्क्स हैज रिवर्स्ड सम एस्पेक्ट्स ऑफ हेगल्स थ्योरी। जी असलान, आपका सवाल है था आप बेशक उसने पूछी है, आप उसकी स्टेट के आइडियाज को ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन को चार्ट बनाओगे, मोनार्की लिखोगे, मोनार्की क्या होती है डिफाइन करोगे। स्ट्रेच करना ये आप असलान मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होता, यू कैन डू दैट। उसके लिए जैसे आपको रीड करने की जरूरत है। और बाय द वे असलान, आप जो है वो इंग्लिश जो प्रेस वगैरह पढ़ते हैं उसमें यही नहीं पढ़ते कैसे छोटे जुमले को एक्सटेंड करना है और कैसे बड़ों को कंट्रैक्ट करना है। ये इंग्लिश की टेक्निक्स आपने लगा देनी है यहां पे जाके। मार्क्स की थ्योरी पे 2-3 मिनट का बात कर लेते हैं जी जल्दी जल्दी, फिर हम फरामी पे चलते हैं। बिकॉज यस 2-3 पॉइंट मार्क्स की थ्योरी के हैं जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। थैंक यू मुझे रिमाइंड करवाने के लिए फहद जी। जरा जो हारमोन से भी पढ़ सकती हैं, अगर आप उसको उससे समझ आ जाए तो वहां से पढ़। देखिए एडवांटेज होता है कि अगर आपको एक किताब से समझना है आप दूसरी यूज कर सकते हैं, वहां से समझना है मेरी किताब से पढ़ ले, मेरी से ना समझ आए तीसरी से। दोनों किताबों से कभी नहीं पढ़ना। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को मुश्किलात में डालेंगे। ओके, मार्क्स ने कहा था वी आर 4 डायलेक्टिक्स हैं, और हम इस फेज में हैं। ऐसे ही कहा था 1 2 3 4, ऐसे ही था। सुमल में एग्जैक्टली ये कर रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस में और आईआर में बेसिक फर्क क्या है? अगर पॉलिटिकल साइंस में इफ यू स्टार्ट रीडिंग वन टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। एक टॉपिक एक क्लास समझ आ गया, दैट्स एनफ। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आईआर में एंड यू विल नॉट परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। आईआर में अगर आप एक सोर्स से पढ़ेंगे यू विल फेल इन एग्जाम। आईआर में यू नीड टू टेक मल्टीपल ओपिनियंस। इन पॉलिटिकल साइंस यू नीड टू, एग्जाम की बात करो, इन पॉलिटिकल साइंस एग्जाम ऑफ सीएसएस यू नीड टू लिमिट द आंसर टू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये दोनों में फर्क है सॉर्ट ऑफ। अब अच्छा है ये बुरी बात है बट ये आप देख लीजिए, बट दिस इज हाउ इट इज। ओके जी, इस पे चलते हैं जरा। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। करंट अफेयर में यू नीड टू रीड मोर पैटर्न है एग्जैक्टली कायनात। गुड, ओके जी लेट्स चलते हैं, लेट्स मूव 1 2 3 4। ये यहां तक क्लियर था, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। ओके, डिड आई गिव यू द नेम्स कि पहले फेज का दूसरे फेज का नाम क्या था कार्ल मार्क्स? ओके ओके, डिड आई एक्सप्लेन? नहीं किया नाम। अच्छा, कार्ल मार्क्स जो है पहले फेज को नाम देता है फर्स्ट डायलेक्ट्रिक को, ही कॉल्स इट द एशियाटिक फेज।
एशियाटिक फेज कहता है, दूसरे को कहता है एंशिएंट, तीसरे को कहता है फ्यूडल, चौथे को कहता है कैपिटलिस्ट। पहले को कहता है एशियाटिक, दूसरे को एंशिएंट, तीसरे को फ्यूडल और लास्ट को कैपिटलिस्ट। लिखे हुए बढ़कर, गुड, ठीक हो गया। ये 4 नाम देता है जी वो फेजेस को। अच्छा, एशियाटिक में मोड ऑफ प्रोडक्शन कुछ और होगा, एंशिएंट में मोड ऑफ प्रोडक्शन कुछ और होगा, फ्यूडल में कुछ और है, कैपिटलिस्ट में कुछ और है। तो डिफरेंट जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, हर दफा नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है। लेकिन अब चौथे के बाद पांचवें में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या चेंज होगा? नो, इट वोंट। अच्छा, अब हिस्ट्री कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट की थी ऐसे जाएगी जाएगी, कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने तो कहा था कि अब यहां पे हम रह रहे हैं, उसने कहा था यहां पे हैं, अब होगा कॉन्फ्लिक्ट, अब आएंगे प्रोलेटेरिएट्स का कॉन्फ्लिक्ट बनेगा कैपिटलिस्ट के साथ, कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट्स का कॉन्फ्लिक्ट होगा। डिड दैट कॉन्फ्लिक्ट अकर? What was Soviet communist revolution? What was the communist revolution? What was the Chinese communist revolution? Bolshevik revolution जो था, Bolshevik revolution में the workers, Cuba too, the workers rose up against the owners. Although वो थे जो रिवॉल्ट करने वाले थे, they were the farmers, but they the communist revolutions occurred in many parts of the world as a result of Marxist theory. पहला revolution, पहला Marxist revolution, पहला communist revolution जो दुनिया में आया, दैट वाज द सोवियत यूनियन, पहले सॉरी रशिया था उस वक्त, सॉरी रशिया में 1917 में आया, दैट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। मार्क्स थ्योरी वाज स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इन रशिया इन 1917। अगर आप गौर करें तो हम पहली दफा देख रहे हैं किसी की थ्योरी इंप्लीमेंट हो फर्स्ट टाइम। यस, सो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इसमें revolution आया रशिया के अंदर। Was it only Russia that witnessed communist revolution? No, we have seen that a time came in 1960s and 70s when 1/3 of the world was communist. दुनिया की almost 30%, 33% के करीब जो states थी, they were communist states. Latin Americans, Bolivia, पता नहीं कौन कौन सी states, आप East Europe and Southeast Asia, Vietnam, North Korea, there are lots of states. Britain नहीं हुआ कभी भी, Britain was never communist. So 1/3 of the states started turning to become a communist states. Karl Marx की theory, it was proving to be, अभी आ रहा हूँ साल उसके ऊपर, Karl Marx theory was proving to be true because proletariats around the world started rising up against the capitalists. लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को जो प्रोलेटेरिएट्स और उसके दरमियान में था, हम कहते हैं द कोल्ड वॉर। द कोल्ड वॉर between US and Soviet Union represented broadly the conflict between capitalists and communists. ये बात भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। Do you remember that? Conflict between Soviet Union and the United States is called the Cold War. अगर नहीं पढ़ाई हुई तो बिल्कुल पहला आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर होता है या दूसरा होता है, उसके अंदर भी मैं आपको बेसिक टर्म जब बताता हूँ तो दी कोल्ड वॉर का हम डिफाइन करते हैं, और हमने वैसे कोल्ड वॉर पे तो पूरा एक लेक्चर भी रखा हुआ है। नो, लेनिन को नहीं करेंगे। सो द कोल्ड वॉर रिप्रेजेंटेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट्स एंड द कम्युनिस्ट्स एज प्रेडिक्टेड बाय कार्ल मार्क्स। तो उसकी थ्योरी को मॉडर्न दौर से मैं लिंक कर रहा हूं, उसकी थ्योरी दुरुस्त साबित होती जा रही है।
लेकिन कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि दोनों का जब क्लैश होगा, हु विल विन, प्रोलेटेरिएट्स कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट्स? हु विल विन ओवर? प्रोलेटेरिएट्स, पाकिस्तान रेलवे, पीआर, प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन आएगा, वर्कर्स रेवोल्यूशन आएगा, एंड दे वुड डिफीट द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट डिफीट हो जाएंगे। और जब वो कैपिटलिस्ट डिफीट होंगे तो प्रोलेटेरिएट्स वुड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओनरशिप खत्म कर देंगे, एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी आ जाएगी, हिस्ट्री वुड मूव हॉरिजॉन्टली। लेकिन डिड इट हैपन? एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, अब वो असलान जो आपका सवाल आ रहा था एग्जैक्टली, अरबाब, एब्सोल्युटली उल्टा हुआ। मार्क्स डिडंट नो अबाउट इस्लामिस्ट टू, अच्छा, द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट resulted in the defeat of, यहां पे मार्क्स की थ्योरी, मार्क्सिस्ट prediction proved to be untrue, and what actually happened was the capitalist won over. जब अब एक जुमला और सुन ले, क्योंकि 2-3 जुमले बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पे। मार्क्स की प्रेडिक्शन की अपोजिट चीज हुई, सुनिएगा गौर से पॉइंट। व्हाट हैपेंड वाज, मार्क्स ने जब ये थ्योरी दी और उसने कहा कि ये रेवोल्यूशन आएगा, नहीं हुआ, उल्टा हुआ, एंड इन 1980s, लेट 80s, सोवियत यूनियन जो रिप्रेजेंट कर रहा था कम्युनिज्म को, इट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। 1988 में सोवियत यूनियन से कुछ स्टेट्स निकल गई, बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, दे स्टार्टेड सेपरेटिंग फ्रॉम सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो रहा था तो लग रहा था कि मार्क्स की प्रेडिक्शन तो गलत हो गई, इट वाज प्रूव टू बी रॉन्ग। तो अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, जब वहां पे 88 में ये हो रहा था तो उस वक्त फिर एक थिंकर थे, एक थिंकर हैं अभी भी हैं, उनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा का नाम सुने? मैं यहां पे लिखता हूं, आपने तो कुछ टाइप कर देनी चाहिए प्लीज, मेरे स्पेलिंग बड़े गलत होते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा, नहीं अभी आ रहा हूं, अभी मैं इस पे आ रहा हूं। फ्रांसिस फुकुयामा 1988 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, थैंक यू अरसलान, फ्रांसिस, अब ये स्पेलिंग ठीक है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसका टाइटल था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, आमतौर पर हम उसको एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा अभी भी आर्टिकल लिखते हैं, इनके आर्टिकल बहुत आला होते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें या कोई आपका आईआर का दोस्त हो तो उसको ये आर्टिकल पढ़ा करें इनके, ही राइट्स वेरी गुड। अच्छा, द एंड ऑफ हिस्ट्री वाज आर्टिकल, उन्होंने द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। अच्छा, 1988 में ये आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, मार्क्स की थ्योरी को यूज करें, अभी मार्क्स की थ्योरी पे ही हम अटके हुए हैं। मार्क्स की थ्योरी ने कहा कि ये जो फुकुयामा ने कहा, मार्क्स वाज सो राइट, सरकास्टिक आर्टिकल है वो, उसने कहा मार्क्स वाज एब्सोल्युटली राइट कि ये जो हिस्ट्री है उसमें 4 ही डायलेक्टिक्स होंगे। मार्क्स वाज राइट, डायलेक्टिकल हिस्ट्री के 4 ही पॉइंट होंगे, और जो चौथे पॉइंट में विक्ट्री लेगा, द फोर्थ क्लैश will create horizontal history, और जो फोर्थ स्टेज पे जो सिस्टम प्रिवेल करेगा, दैट सिस्टम शैल प्रिवेल फॉर एवर। इस फोर्थ क्लैश के बाद जो सिस्टम आएगा, दैट शैल प्रिवेल फॉर एवर, उसका एंटीथीसिस नहीं आएगा। तो फुकुयामा ने टर्म्स यूज की, एंड आई एम कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड्स, स्टेटमेंट शायद बनाओ बट वर्ड्स उसके हैं। उसने कहा now the Western democracy, now the capitalist values of democracy, free market, free trade, human rights and other values, they shall prevail forever. उसने कहा अब चौथे क्लैश के बाद जो भी सिस्टम होगा वो प्रिवेल करेगा, और चूंकि प्रिवेल किया कैपिटलिज्म ने, तो कैपिटलिस्ट वैल्यूज दे विल रिमेन अनचैलेंज्ड एंड दे विल मूव हिस्टोरिकली इन अ हॉरिजॉन्टल वे। आसान लफ्जों में, अब कैपिटलिज्म का
कोई एंटीथीसिस नहीं आएगा। मार्क्स की थ्योरी को यूज किया और रिजल्ट अपना निकाला और उसने कहा मार्क्स की थ्योरी यहां तक तो ठीक थी, आगे गलत होगी, बिकॉज यहां पे अब आ गई कैपिटलिज्म, तो अब कैपिटलिज्म का कोई एंटीथीसिस नहीं आएगा, इट वुड प्रिवेल फॉर एवर। तो एंड ऑफ हिस्ट्री से मतलब है तारीख खत्म नहीं होगी, एंड ऑफ डायलेक्टिक हिस्ट्री। हिस्ट्री अभी भी खत्म होगी लेकिन डायलेक्टिक हिस्ट्री खत्म होगी, हॉरिजॉन्टल हिस्ट्री विल प्रिवेल। ओनली कैपिटलिज्म और उसकी जो वैल्यूज हैं दे विल प्रिवेल फॉर एवर। ये उसने कहा था, एंड ऑफ डायलेक्टिक हिस्ट्री। इज इट क्लियर जी? Exactly, Amna. That's true. This is what he said. लेकिन फुकुयामा ने 2018 में, शाफे खुद लिखा उसने, शाफे प्लीज अपना कमेंट पब्लिक किया करें, आपके कमेंट्स अच्छे होते हैं प्लीज। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। शाफे उसने कहा, शायद नजर में अभी आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, शाफे उसने कहा who will write a satirical article on Fukuyama. Fukuyama ने खुद लिखा, 2018 में लिखा, और उसने लिखा कि I was wrong. I was wrong to say that capitalist values shall prevail forever. और कोई एंटीथेसिस नहीं होगा। ये खुद लिखा उसने शाफी। थैंक यू सफीना फॉर शेयरिंग। अच्छा, उसने क्या कहा, अब क्या होगा, आप 2018 में उसका आर्टिकल पढ़िएगा फुकुयामा का। उसने कहा अब कैपिटलिज्म को चैलेंज है, किससे? उसने कहा मल्टीपल है। पहला चैलेंज तो कैपिटलिज्म को कैपिटलिज्म से, कैपिटलिज्म को कैपिटलिज्म से ही चैलेंज है, वो खुद ही अपने लिए खतरा है, इट्स पॉलिसीज एंड ऑल दैट। उसने कहा फिर दूसरा खतरा है फ्रॉम द राइज ऑफ अदर सिस्टम्स लाइक चाइनीज मॉडल, जो कम्युनिस्ट नहीं है बट कैपिटलिस्ट भी नहीं है। अब मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, अरसलान उसके आर्टिकल टाइटल, बट मैं आपको सर्च करके दूंगा अगर कोई मुझे मिला। ट्रू ट्रू ट्रू। तो चाइना का राइज ऑफ ब्राजील, राइज ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसीज, इलिबरल डेमोक्रेसीज का जो राइज है और उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके कॉन्सेप्ट में उसने कहा कि ये थ्योरी मेरी अपनी ही गलत थी। तो ही रोट, ही डिनाइड हिमसेल्फ, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर, दैट्स ट्रू फजल। सो ये फिर उसकी थ्योरी है जी, जिसको मैंने मॉडर्न से रिलेट कर दिया। विशाल, डिपेंड करता है आप मॉडर्न से रेलेवेंस है वो लिखें ना लिखें, बट हाँ दैट्स ट्रू। इज इट ऑल? शुड आई मूव जी मुस्लिम थिंकर पे चलें? यस यस इकरा, इट्स अ हाइब्रिड मॉडल। उसको कहते हैं, चाइनीज मॉडल को हम कहते हैं, है तो सोशलिज्म बट हम उसको कहते हैं स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है दैट कैपिटल शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्राइज, लेकिन चाइना में कैपिटल इज ओन्ड बाय द स्टेट, इट्स अ स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ हाइब्रिड मॉडल। जी सिंपल कंफ्यूजन पूछें, आस्क। आखिर में म्यूट करें सिंपल प्लीज, अगर आप मुझे ज्यादा, आखिर में मैं 20 मिनट आपके क्वेश्चन लूंगा जी। 20 मिनट का 25 मिनट का लेक्चर होगा, आखिरी 20 मिनट हम क्वेश्चन के लिए रखेंगे। अब दुनिया में कम्युनिस्ट स्टेट्स आर ऑन द डिक्लाइन जी। अगर आप देखें दुनिया में तो कम्युनिस्ट स्टेट्स बहुत कम है। रशिया के अंदर पीपल माइट हैव अ डिजायर, दैट माइट बी ट्रू, बट स्टेट्स नहीं। स्टेट्स हार्डली, कौन सी कम्युनिस्ट स्टेट्स होंगी? क्लासिकल कम्युनिस्ट स्टेट तो कोई भी नहीं है, बट वेरिएशंस है कम्युनिज्म की। नॉर्थ कोरिया भी है, वियतनाम भी है, क्यूबा भी है, रशिया भी है, मुझे इनका तो पता है, और भी होंगी शायद होंगी, बट देयर अगेन छोड़ देंगे। पहले तो इनकलाब की उम्मीद लगानी नहीं चाहिए थी, बट सिंगापुर इज नॉट अ कम्युनिस्ट स्टेट। हाँ ये ठीक है मेरा, ये बात एग्री करता हूँ कि सोशलिस्ट जो वॉइसेस हैं दे आर राइजिंग अराउंड द वर्ल्ड, और उसकी बुनियादी वजह सोशलिज्म एज द बेस्ट ऑप्शन नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म इज फेलिंग पीपल, socialism is not, and that's a dilemma. Anam, thank you for asking a very good question. Marx said there would be a stateless society, but USSR itself was a state. Agreed. But यहाँ पे आता है फिर लेनिनिज्म। लेनिन ने कहा था in order to achieve the Marxist view,
यू नीड टू स्प्रेड कम्युनिज्म अराउंड द वर्ल्ड। आपको पूरी दुनिया के प्रोलेटेरिएट्स को जगाना पड़ेगा, और उनको जगाने के लिए वी नीड द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट लाइक सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन का जो बनना था, दैट वाज अ स्टेप टू प्रमोट द मार्क्सिस्ट व्यू। Yes, Aslan, I also disagree with that. Anyway, let's move जी, फराबी पे चलते हैं। चले, should we move? ओके जी। अच्छा, थिंकर है, मुस्लिम थिंकर भी वैसे ही हैं जैसे वेस्टर्न थिंकर है, लेकिन आप मुस्लिम थिंकर्स में से मेरी जाती राय है, हो सकता है आप प्लीज डिसएग्री कर सकते हैं, फराबी को मुअल्लमुस सानी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड मुअल्लमुस सानी। अच्छा, मुअल्लमुस सानी मतलब द सेकंड टीचर। हु इज द फर्स्ट टीचर? पॉलिटिकल फिलॉसफी में उसको सेकंड टीचर कहा जाता है, मुअल्लमुस सानी। हु इज द फर्स्ट टीचर? एनी तुक्का? फिलोसफर बताइएगा कोई? नहीं, फिलोसफर, प्रॉफिट नहीं प्लीज, प्रॉफिट और साबी नहीं, फिलोसफर्स। अरिस्टोटल जी, अरिस्टोटल। जरा अल्लामा इकबाल फर्स्ट और फराबी सेकंड नहीं हो सकते, फराबी वो उल्टा हो जाता। अच्छा, यस, अरिस्टोटल जी, अरिस्टोटल जो था इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टीचर, और इसको कहा जाता है सेकंड टीचर। असल में मेरी गलती है, मैंने डेट ऑफ बर्थ और डेथ नहीं लिखी थी, ये मेरी गलती ज़्यादा है, सॉरी। अच्छा, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अब मुझे भूलेगा, 870 है अप टू 950 है, कंफर्म कर लिएगा। ओह गुड, फैज, थैंक यू। 870 टू 950 AD, थैंक यू। तो ये समझ में कंक्लूजन उस पर मैं इसलिए छोड़ता हूँ बिकॉज कंक्लूजन आप बना लें उसकी थ्योरी का, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। अब देखिए, जैसा क्वेश्चन अब आया था उसमें कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़नी थी आपको, जो PMS में आता, तो कंक्लूजन बना लीजिएगा। अच्छा, फराबी के बारे में बात कर रहा था, मुस्लिम थिंकर्स की ब्रॉडली, जरा सुनिएगा गौर से पॉइंट। फराबी हो या बाकी थिंकर्स हो, जो मुस्लिम थिंकर्स हैं उनमें से फिलोसॉफिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर इज, द मोस्ट रैशनल थिंकर इज इब्न खल्दून, और उसको आप उसकी थ्योरी को सीरियसली लेके आपने पढ़ना है। फराबी का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो पहला मुस्लिम थिंकर है। उसकी फिलॉसफी क्या है वो आपको शायद बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, वो आपको थोड़ी ऑर्डिनरी लगे पोजीशन में, बट हिज थ्योरी इज देयर। उसकी कंट्रीब्यूशन ये है, ही गेव द थ्योरी ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट इज इटसेल्फ अ कंट्रीब्यूशन। ही इज नॉट फेमस फॉर व्हाट ही गेव, ही इज फेमस फॉर बिकॉज ही गेव अ थ्योरी। ये एक इसका पॉइंट। आप बाद में अल-मवादी को पढ़ेंगे, इमाम गज़ाली को पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज भी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी। सर हम लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे, लेकिन बायोग्राफी को। अच्छा, 872 है जी, डेट एक दफ़ा देख लीजिएगा जी, 872 लिखी हुई है, जो भी है जी। थैंक यू अमना फॉर करेक्टिंग। अच्छा, तो मुस्लिम थिंकर्स की मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनकी थ्योरीज को मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा, एक्सेप्ट फॉर इब्न खल्दून, बिकॉज इब्न खल्दून की थ्योरी इट इज, अच्छा जितनी भी है भाई आप देख लीजिएगा, किताब में जो लिखी हो किताब वाली लिखिएगा, आप देख लीजिएगा। लेट्स फॉरगेट, 2 साल कम लिखवाई होगी ना माँ बाप ने, हमारी जिस तरह होती है, माँ बाप कम लिखा देते हैं, कुछ ज़्यादा लिखा देते हैं, तो समझ कम लिखाई होगी। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो पेपर में जब आता है इनके ऊपर सवाल, तो बड़ी आपको एहतियात से जाना पड़ता है, बिकॉज मुस्लिम थिंकर्स हैं, एक हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, और लेकिन उनकी थ्योरी उतनी जेन्युइन आपको लगेगी भी नहीं, सिवाय इब्न खल्दून के। इब्न खल्दून को तो मैं समझता हूँ कि ही इज़ दी बेस्ट ऑफ द ऑल द थिंकर्स दैट वी हैव स्टडीड, चाहे वेस्टर्न हो या मुस्लिम हो। इब्न खल्दून इज वन ऑफ द रियल थिंकर्स, जेन्युइन थिंकर्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। बट बाकियों की थ्योरीज को हम जरा उस तरह से देखेंगे। ओके, लेट्स मूव जी, फराबी पे चलते हैं अब इस पे।